हेलो, नमस्ते। आज हम बात करेंगे गाउस के नियम की। गाउस का नियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करके बताता है कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके लिए अगर हम समझें इसको, तो हम ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र होता है उस विद्युत क्षेत्र को हम कैसे व्यक्त करते हैं। इस तरह से व्यक्त किया जाता है विद्युत क्षेत्र। इस तरह से हम एक विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर सकते हैं, और यदि बराबर लाइनों के बीच गैप है तो ये सम विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगा, ई वेक्टर को व्यक्त करेगा। ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई लंबवत पृष्ठ रखा है, इस तरह से यदि हम कोई लंबवत पृष्ठ रख दें इस विद्युत क्षेत्र में, इस तरह से ये एक लंबवत पृष्ठ रख दें, ये विद्युत क्षेत्र से लंबवत यदि हम पृष्ठ रख दें, तो हमारे पास में इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजरेगी, कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बोलेंगे हम विद्युत फ्लक्स। बात समझ में आई कि विद्युत फ्लक्स क्या है, कि यदि विद्युत क्षेत्र है और उसके लंबवत यदि कोई पृष्ठ रखा हुआ है तो उसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, किस कंडीशन में गुजरेगी, जब वो लंबवत रखा है, उसे हम कहेंगे विद्युत बल रेखाएं। यहाँ पर यदि मान लो हम ये देख लें कि हमारे पास में एक इकाई क्षेत्र है। अगर इकाई क्षेत्र ले लें इस तरह से, ये इकाई क्षेत्र है, और इस इकाई क्षेत्र में से यदि विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी तो उनकी संख्या कितनी होगी, उसकी संख्या होगी ई के बराबर। जितना विद्युत क्षेत्र होगा उतनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि यदि इकाई क्षेत्रफल है तो इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ई के बराबर होगी। तो अब इस स्थिति हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो फ्लक्स होगा फाई ई, ये जो फ्लक्स है ये ई के बराबर होगा। जब ये क्षेत्रफल इकाई है तो फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। फाई ई से इसको डिनोट करते हैं फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अब यहाँ हमारे पास में यदि इकाई क्षेत्रफल नहीं है और हमारे पास क्षेत्रफल मान लो ज़्यादा है, इस तरह से हमने ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ये क्षेत्रफल ले लिया हमने, पूरा यहाँ तक ये पूरा क्षेत्रफल ले लिया। अब हमारे पास क्षेत्रफल ये हो गया, और ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, मान लो हमारे पास ये है क्षेत्रफल ds। इस एरिया जो है ये एरिया हमारे पास है ds। तो यहाँ पर हमारे पास में जब एरिया बढ़ेगा तो उसी अनुपात में फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो इस स्थिति में हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, ds के लिए जो फ्लक्स हो जाएगा वो d फाई ई इज इक्वल टू, तो E को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ds से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्लक्स हो जाएगा ई ds। यानी जितना एरिया होगा, 2 होगा तो 2e, 4 होगा तो 4e, ऐसे एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा E के तुलनात्मक रूप से फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर से बात करें, हमारे पास में यदि इकाई क्षेत्रफल है तो उससे निर्गत जो फ्लक्स का मान होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होगा। अब एरिया यदि ds है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्लक्स का मान क्या होगा, ई ds हो जाएगा। अब ये किस कंडीशन में फ्लक्स का मान है डी फाई इज इक्वल ई ds, ये जब है जब ये क्षेत्रफल इसके लंबवत हो विद्युत क्षेत्र के, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्षेत्रफल लंबवत हो। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो कि हमारे पास में ये जो है ये इस तरह लंबवत नहीं हो करके किसी एंगल से, मान लो ये इस तरह से मान लो ये इस तरह से किसी एंगल से ये मुड़ गया, इस तरह से ये लंबवत नहीं है, और इस तरह से यहाँ पर जो एंगल है वो हमारे पास ये एंगल आ गया यहाँ पर थीटा। ये एंगल कितना आ गया, ये थीटा एंगल आ गया हमारे पास, इस तरह से ये थीटा एंगल आ गया यहाँ पर, और ये थीटा एंगल से झुका हुआ है ये। अब यदि ये इधर झुक गया तो अब जो फ्लक्स निकलेगा उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। लंबवत में फ्लक्स की मात्रा ज़्यादा होगी, इस तरह से इसका एंगल बन गया, ये थोड़ा झुक गया, तो अब जो बल रेखा है गुजरेगी इसमें से वो कम गुजरेगी, अब फ्लक्स का मान कम हो गया। तो अब फ्लक्स का मान कम हुआ
तो वो फ्लक्स का मान कितना कम हुआ। तो इसका जो हमारे पास में ये एरिया है, इसका जो लंबवत घटक है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो लंबवत घटक आएगा इस डायरेक्शन में, उस लंबवत घटक से ही विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। तो हमारे पास इसका लंबवत घटक कैसे लेंगे, कोस थीटा। तो हमारे पास में मान लो ये ds है, ये एरिया कितना है, ये ds है। तो यहाँ पर अब इसका लंबवत घटक लेंगे इस डायरेक्शन में, इसका लंबवत घटक लेंगे यूँ इस तरह से, ये हमारे पास है ds और इसका यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमने लंबवत घटक लिया है इस तरह से थीटा कोण से। तो लंबवत घटक क्या होता है, कोस थीटा। तो ये लंबवत घटक आ जाएगा ds कोस थीटा। इट मीन्स अब जो फ्लक्स गुजरेगा वो ds से ना गुजर के किससे गुजर रहा है, ds कोस थीटा से गुजरेगा। तो हमारे पास में अब इस कंडीशन में हमारे पास में d फाई ई जो फ्लक्स होगा वो e ds की जगह ds कोस थीटा होगा, ये फ्लक्स गुजरेगा। तो इट मीन्स हमारे पास में फ्लक्स जो गुजरा है d फाई ई बराबर ये गुजर रहा है e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये फ्लक्स गुजर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये क्या हो रहा है, अदिश गुणन हो रहा है, तो इसको ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास में इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो फ्लक्स होगा d फाई ई, जो फ्लक्स होगा हमारे पास वो फ्लक्स होगा d फाई ई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट ds वैक्टर, ये फ्लक्स का मान होगा। अब यहाँ पर यदि मान लो अगर हम इस पूरे के पूरा जो हमारा एरिया है, ये पूरा एरिया है, इसको पूरे एरिया के लिए यदि फ्लक्स निकालें तो हमारे पास में जब एरिया के लिए निकालते हैं तो इसका क्या कर देते हैं, इंट्रिकल निकाल देते हैं ई डॉट डी एस वेक्टर। तो जब हम इसका इंट्रिकल निकालेंगे तो फ्लक्स पूरे एरिया के लिए आ जाएगा और उसको हम फाई ई से डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो फ्लक्स आया उसको ये भी लिख सकते हैं फ्लक्स को, और इसको हम लिख सकते हैं अगर टोटल फ्लक्स को यदि हमको निकालना है, ये फ्लक्स हो गया ds एरिया का, यदि टोटल फ्लक्स को हम लिखें फाई ई इज इक्वल टू, तो ये आ सकता है इंट्रिकल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में ई का जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलाम होता है, और इसकी यूनिट एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में ये मात्रक आ जाएगी किसकी, फ्लक्स की, ये फ्लक्स का मात्रक आ गया, ये फ्लक्स का मात्रक आ जाएगा। और इसका दूसरा यदि मात्रक निकालें तो दूसरा मात्रक हमारे पास में वोल्ट मीटर भी आ सकता है, दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर भी आ जाएगा दूसरा मात्रक। तो इस तरह से हमारे पास में हमने ये समझा कि फ्लक्स क्या होता है। अब आप देखिए कि यदि मान लो हम यहाँ पर Q चार्ज ले लें, यदि यहाँ पर Q चार्ज ले लें और इस Q चार्ज को इस गोले में हम बंद कर दें, और इस गोले की त्रिज्या यदि R है, तो इस कंडीशन में यदि हम फ्लक्स निकालें, इस गोले के अंदर ये Q बंद है और इसकी वजह से Q की वजह से फ्लक्स कितना होगा, यदि हम वो निकालें तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे गोले को अल्पांशों में डिवाइड करेंगे, और एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं यहाँ पे ds, ये अल्पांश ले लिया हमने, और पूरा जो गोला है उनको हम इन छोटे छोटे ds अल्पांशों में डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और हम एक अल्पांश इस ds की बात करते हैं, तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये जो ds अल्पांश होगा इसकी वजह से जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरह से तीव्रता की डायरेक्शन होगी, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस तरह से, क्योंकि प्लस चार्ज है, बाहर की साइड तीव्रता होगी। और यहाँ पे यदि ds एरिया का यदि त्रिज्या देखें, इस ds की वजह से वेक्टर सदिश देखें तो ये वेक्टर सदिश ds की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी, ds की डायरेक्शन भी होगी। जैसे इसको यूनिट वेक्टर में दिखा दे, मान लो r कैप है इसकी डायरेक्शन ds की, या मैं
ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास में ई वेक्टर है। इस ई वेक्टर को यदि मैं इसकी डायरेक्शन को यदि आर कैप से दूँ तो आर कैप की डायरेक्शन भी यही होगी और हमारे पास में डी एस की डायरेक्शन भी होगी, दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। यहाँ पर इस सूत्र से यदि हम फ्लक्स निकालें इस कंडीशन में, तो हमारे पास यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 1/4πε0, और यहाँ पे चार्ज आता है Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और यदि इस तीव्रता को सदिश रूप में लिखें तो आर कैप आ जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है कौन, ये आर कैप। ये डायरेक्शन हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और हमारे पास डॉट है और ये डी एस वैक्टर है, ये डी एस वैक्टर, ये फ्लक्स निकला है। और यदि हम आगे बात करें तो हमारे पास में यहाँ देखिए 1/4πε0 Q/r²। ये देखिए, इसकी बात करें हम आर कैप डॉट डी एस वैक्टर, तो इसको जब हम खोलेंगे तो आर कैप का परिमाण हो जाएगा और डी एस का परिमाण डी एस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 होती है आर कैप की वैल्यू, और ये डी एस आ जाएगा। और कोस थीटा, इन दोनों के बीच थीटा कितना है, 0। दोनों की एक ही डायरेक्शन है तो कोस 0 आ रहा है। कोस 0 का मान 1 होता है। इसका मतलब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं डी एस। क्या लिख सकते हैं, डी एस। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या लिखा, पूरे की जगह, इस पूरे की जगह हमने डी एस लिख सकते हैं। इस पूरे की जगह, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम डी एस। ये आए। तो जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स हमारे पास यहाँ से पता चल रहा है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यदि मान लो पूरा फ्लक्स निकाले हम फाई ई, तो ये फ्लक्स किसकी वजह से निकाला, इस ds की वजह से निकाला, इस एरिया की वजह से। यदि सबको ds एरिया में पूरे वृत्त को, हम इस सर्कल को या गोले को, वृत्त नहीं बोलेंगे हम, गोला बोलेंगे उसको, यदि इस पूरे के पूरे गोले को, बंद गोला है, इसको ds क्षेत्रफल में बांट दें, तो संपूर्ण गोले की वजह से यदि फ्लक्स निकालें तो हम इसका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, 1/4πε0 Q/r² ds। और ये किसके लिए समेशन करेंगे, ऑल ds के लिए, ऑल ds के लिए समेशन कर देंगे। जितने भी है सब कुछ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या आया, फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r² समेशन ऑफ ds और ऑल ds। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो समेशन से बाहर आ जाती है। तो यहाँ q है वो कांस्टेंट है, हर ds के लिए q कांस्टेंट है, और जो यहाँ पर रेडियस है वो भी बराबर ली है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में इजी रहे इसीलिए हमने गोला लिया है। तो ये रेडियस सबके लिए आर ही रहेगी, तो दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया। तो यहाँ हमारे पास में फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और ये जो एरिया है पूरा, ये टोटल एरिया कितना है, S। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं S। तो फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और यहाँ पर S की जो वैल्यू है, ये इसका पूरा क्षेत्रफल है। गोले का क्षेत्रफल कितना है, 4πr²। ये गोले का क्षेत्रफल, ये गोले का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आगे बात आती है, फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर 4πr कैंसिल हो जाएगा, ये 4π से ये 4π कैंसिल, और ये r² से r² कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास बचता क्या है, यहाँ बचता है हमारे पास Q/ε0। ये बचता है हमारे पास, ये बचता है।
यानी हम फ्लक्स इससे भी दे सकते हैं और फ्लक्स इससे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया। क्या फॉर्मूला निकल के आया? फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? इंट्रीकल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या निकल के आया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या निकल के आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आया। अब यहाँ पे यदि Q एक चार्ज है, इसकी जगह याद मान लो ऐसा होता Q1, Q2, Q3 इतने सारे चार्ज होते, तो हम क्या करते? इन सारे के सारे चार्जेस को क्या कर देते? जोड़ देते, समेशन ऑफ Q ले लेते। इन सब चार्जेस को क्या कर देते? हम जोड़ देते, ठीक है। अगर ऐसा होता तो सबको क्या कर देती? जोड़ देते। यानी इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसकी जनरल फॉर्म आ जाती। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो ये ज़्यादा बढ़िया है। तो ये हमारे पास क्या आया? ये जो हमारे पास फ्लक्स निकल के आया, ये फ्लक्स निकल के आया, इसमें इस फॉर्मूले को ही हम कहते हैं गॉसेस लॉ। गॉस का नियम बोलते हैं इसको। इस फॉर्मूले को हम गॉस का नियम बोलते हैं। यानी हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि हमारे पास यदि कोई बंद पृष्ठ है, ये गोला क्या है? एक बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ में यदि कोई भी आवेश Q रखा है, तो इस गोले से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा गोले के अंदर फ्लक्स, उसकी वैल्यू इस आवेश में यदि एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो इसके बराबर होती है। यह एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम फ्लक्स को सीधा निकाल सकते हैं। चार्ज है, उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करके हम इस फ्लक्स को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। Q जितना चार्ज होगा उससे डिवाइड करो और आपका फ्लक्स आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या है कि यदि मान लो हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है और उसमें यदि कोई आवेश है, तो उससे निर्गत निकलने वाला फ्लक्स या उसके अंदर आने वाला जो फ्लक्स है, उसकी मात्रा आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होती है। ये गॉस का नियम है। बिल्कुल सिंपल, समझ में आने की चीज़ है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि एक तो गॉस का नियम की हम जब भी बात करेंगे तो एक तो बंद पृष्ठ की बात करेंगे, बंद पृष्ठ की बात करेंगे। अब बंद पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, इस पर डिपेंड नहीं करता फ्लक्स। क्यों नहीं करता? क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं भी R का वैल्यू नहीं है, कहीं भी R पे ये फॉर्मूला डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो बंद पृष्ठ है ये किसी भी आकृति का हो सकता है, इस पर गॉस का नियम डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद बात ये आती है कि डिपेंड किस पर करेगा, ये फ्लक्स कितना निकलेगा, ये करेगा इसकी प्रकृति पर। यदि ये चार्ज प्लस है तो फ्लक्स बाहर जाएगा, चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स अंदर आएगा। कितना चार्ज है इस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये चार्ज इसके अंदर किस तरह से बिखरा हुआ है, कैसे चार्ज व्यवस्थित है, इस पर ये डिपेंड नहीं करे। और जितने भी फील्ड हैं जो कि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, R1/r² का, उन सारे के सारे क्षेत्रों के लिए क्या होगा? ये गॉस का नियम लागू होगा। तो ये सारी की सारी बात हमने गॉस के नियम की करी। आगे इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।